हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द 6th यूनिट बी सेक्शन। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मिस्टर टैलेंट्स घोस्ट, रिटन बाय मैरी वेब। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की ऑक्सफोर्ड बुक, जिसमें हमारे लास्ट यूनिट का बी सेक्शन चल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर को, इस लंबे से चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मतलब इसको जब आप रीड करोगे, ऑब्वियसली इट्स अ बिग चैप्टर, तो आप इसको बस फटाफट एक बार समझ लेना ज़रूरी है, सो दैट नाउ बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को आपको अगर आंसर करना है और आप चाहते हो कि सारे आंसर्स यहाँ तक पहुँचे और यहीं रह जाएं, तो आपको एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एज ऑलवेज आपको जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके बेसिस पे आपको मतलब 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम केबीसी खेल रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द नरेटर्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ मिस्टर टैलेंट वाज दैट ही वाज अ। नरेटर को जब पहली बार नरेटर ने मिस्टर टैलेंट को देखा तो उन्हें क्या लगा? वो कैसे हैं? वो कौन है? क्या वो एक प्रोलिफिक राइटर है, मतलब वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े राइटर हैं? क्या वो एक मिस्टीरियस पर्सन है जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं? क्या वो एक बोरिंग आदमी है, या वो एक फॉर्मिडल, मतलब जिसको देख के ही डर लग रहा है, इस तरीके के आदमी है? बताओ कौन थे वो? उनको देख के क्या लगा? यार मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेके बैठे थे, उन्होंने बोला मैं रीड करके बताता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है? सिंपल सी बात है, उन्हें लगा कि वो एक प्रोलिफिक राइटर थे। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। The narrator initially felt that Mr. Talent's only purpose in life was. Narrator को initially क्या लगा कि Mr. Talent का उनकी लाइफ में एक ही पर्पस था। Mr. Talent मतलब जो है एक ही चीज़ के लिए जिंदा थे। क्या था वो पर्पस? लोगों को डराना, गेट हिमसेल्फ पब्लिश, अपनी बुक को पब्लिश करना, रीड हिज स्टोरीज टू अदर, लोगों को अपनी स्टोरीज पढ़ के सुनाना, ऑल ऑफ द अबव, या ये सब का सब। तो नरेटर जो है, मतलब आपको क्या लगता है, वाकई मिस्टर टैलेंट जो है हॉन्ट करना चाहते थे? नहीं, वो तो स्टडी कर रहे थे। उनकी नरेटर को इनिशियली क्या लगा? नरेटर को इनिशियली ये लगा, जब उन्होंने कहा ना मैं तुमको अपना जो है ट्रस्टी बना दूंगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बुक को पब्लिश कर दो, मैं तुम्हारे नाम पूरा पैसा कर दूंगा, अपनी जो पोस्टमस जो पब्लिकेशंस होंगे उसके नाम जो है मैं पूरा पैसा कर दूंगा। ऑब्वियसली ही वॉन्टेड टू गेट हिमसेल्फ पब्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर टैलेंट्स डिजायर। मिस्टर टैलेंट चाहते क्या थे? अपने रिलेटिव्स को हॉन्ट करना, अपने फ्रेंड्स को हॉन्ट करना, अपनी बुक से बहुत सारा पैसा कमाना, या एक स्टडी कंडक्ट करना? सिंपल आंसर है, वो एक कंडक्ट करना चाहते थे, स्टडी। नेक्स्ट है वेयर एंड हाउ डिड द नरेटर मीट मिस्टर टैलेंट, व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट ऑफ द नरेटर। तो नरेटर जो थे वो मिस्टर टैलेंट से कब और कहाँ मिले, और मिस्टर टैलेंट नरेटर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? The narrator met Mr. Talent in the late summer of 1906 in a small lonely inn on the top of a mountain. तो ये जो है ये बुक में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, ये हमने लिख दिया कि नरेटर कब मिले थे। सबसे पहले वो मिले थे लेट समर 1906 एक बहुत ही छोटी सी लोनली से इन में, और कहाँ? टॉप ऑफ द माउंटेन। ठीक है, अब इसके बाद है, हम ये भी लिख रहे हैं इसमें, ही वॉज सिटिंग इन द स्मॉल फायरलिट पार्लर, इट इज पार्लर, ए मिसिंग है, पार्लर, रीडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट। और हमने ये भी बता दिया कि वो एक छोटे से फायरलिट पार्लर में बैठे थे जो एक मैन्यूस्क्रिप्ट भी पढ़ रहे थे। तो ये हमने बताया पहली बार मिस्टर टैलेंट की और नरेटर की मीट कहाँ पे हुई। अब क्वेश्चन है नरेटर क्या एक्सपेक्ट करते थे? सॉरी, नरेटर नहीं, मिस्टर टैलेंट नरेटर से क्या एक्सपेक्ट करते थे? मिस्टर टैलेंट एक्सपेक्टेड हिम टू ड्रॉ अप द पोस्थमस पब्लिकेशन। ये एकदम बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि मिस्टर टैलेंट जो थे वो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वो जो है उनके एक विल तैयार करेगा, पोस्थमस पब्लिकेशन ऑफ हिज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, ही वांटेड हिम टू ड्रॉ अप द पोस्थमस पब्लिकेशन ऑफ हिज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो भी है मरने के बाद जो पब्लिकेशन होगा उसका पूरा जो है जिम्मा वो लेंगे। He also expected him to be the trustee of his manuscripts, और वो ये भी चाहते थे कि उनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं उसके केयरटेकर, उसके ट्रस्टी कौन हो? नरेटर हो। तो ये दो चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, टू ड्रॉ अप द पोस्थमस पब्लिकेशन ऑफ हिज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड टू बिकम द ट्रस्टी ऑफ हिज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं।
What was the narrator's impression of Mr. Talent's writing and narration? जब नरेटर को मिस्टर टैलेंट ने अपनी स्टोरी सुनाई तो बड़े खुश थे ना? खुश थे क्या? नहीं, वो जो थे वो पूरी तरीके से जो है बोर हो चुके थे, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो पूरी जो उनकी स्टोरी थी, उनकी जो राइटिंग थी, द वे ही वॉज रीडिंग इट आउट वॉज एब्सोल्युटली बैड। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बुक में जितने भी एडजेक्टिव्स यूज किए हैं उस तरीके से हम राइटिंग को अपनी फ्रेम करेंगे, आंसर को फ्रेम करेंगे। द नरेटर फाउंड मिस्टर टैलेंट्स राइटिंग एंड नरेशन कैसा था? एक्सप्रेशनलेस, पहला पॉइंट, जिसमें कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। अनबिलीवेबली डल, मतलब बहुत ही ज्यादा बोरिंग। फ्लैट, मतलब कहीं कोई अप्स एंड डाउन्स आ ही नहीं रहे थे। फॉर्मलेस, जिसका कोई फॉर्म नहीं था। और अनड्रामेटिक, कहीं कोई ड्रामा ही नहीं था स्टोरी में। ये 5 वर्ड्स जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एक्सप्रेशनलेस थे, अनबिलीवेबली डल थे, फ्लैट थे, फॉर्मलेस थे और अनड्रामेटिक थे। He narrated it in a slow, monotonous voice. किस तरीके से नरेट किया? एकदम बहुत ही स्लो मोनोटोनस वॉइस में। उन्होंने एक भी पॉज नहीं लिया। With the terrible tirelessness of a gramophone. और किस तरीके से पढ़ रहे थे? जैसे कि एक ग्रामोफोन जो है बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, एक ही लय में बजता है, उस तरीके से वो रीड कर रहे थे। तो यहाँ पे ये था मिस्टर टैलेंट की रीडिंग के बारे में हमारे नरेटर का परसेप्शन। Understood? Next question है, when was the second time that the narrator heard of Mr. Talent? अब जब हो गया, पहली बार वो मिल लिए, उसके बाद दूसरी बार कब उन्होंने उनके बारे में सुना? उन्होंने उनके बारे में सुना था न्यूज़पेपर में जो डेथ नोटिस आया था उसके थ्रू। About 10 years later, मतलब almost 10 साल बाद, the narrator read the notice of Mr. Talent's death in the newspaper. नरेटर जो थे उनको मिस्टर टैलेंट के डेथ नोटिस उन्होंने पढ़ा था, कहाँ? न्यूज़पेपर में। Who was Johnson? What did the narrator expect of him? जॉनसन कौन था और नरेटर उनसे क्या एक्सपेक्ट करते थे? Johnson was a journalist who was a critic at heart and had the eternal hope of unearthing a manuscript. अब हमने क्या बताया? सिर्फ इतना मत लिख के आना कि जॉनसन was a journalist. नहीं, जॉनसन was a journalist जिसका मतलब दिल से वो एक क्रिटिक था और उसकी लाइफ का एम्बिशन क्या था कि वो किसी दिन एक बहुत बड़ी मास्टरपीस जो है उसको अनअर्थ करे, मतलब उसको डिस्कवर करे, उसे फाइंड करे। The narrator expected him to read the manuscripts and find the best ones which could be published. अब यहाँ पे ये फुल स्टॉप है। तो नरेटर ने उनसे क्या एक्सपेक्ट किया था? नरेटर ने उससे एक्सपेक्ट किया कि वो सारी की सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़े और जो उसमें से बेस्ट वंस हैं उसको वो पब्लिश करने में हेल्प करे। सो दिस इज व्हाट ही एक्सपेक्टेड आउट ऑफ जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई वर मिस्टर टैलेंट्स रिलेटिव्स एंग्री विद द नरेटर? अब मिस्टर टैलेंट के जो रिलेटिव्स थे वो नरेटर से इतने नाराज क्यों थे? क्योंकि पूरा पैसा नरेटर के पास था, उनको पैसा चाहिए था, उनके पास था नहीं। मिस्टर टैलेंट्स रिलेटिव्स वर एंग्री विद द नरेटर बिकॉज मिस्टर टैलेंट हैड लेफ्ट ऑल हिज मनी फॉर द posthumous publication of his manuscripts and the narrator was the trustee of the manuscripts. तो उसके रिलेटिव्स इसीलिए नाराज थे बिकॉज मिस्टर टैलेंट ने अपना पूरा पैसा posthumous publication of his manuscripts के लिए दे दिया था और manuscripts का ट्रस्टी कौन था? नरेटर थे। The relatives were in extreme need of money which they were not able to get because of the absurd will. जो relatives थे उनको पैसों की बहुत ज़रूरत थी लेकिन वो ये पैसा इसीलिए नहीं ले पाए बिकॉज उन्होंने एक बहुत ही नॉनसेंस सी विल बना के रखी थी। Where and how did the narrator finally manage to get hold of Mr. Talent? Finally narrator जो है उन्होंने मिस्टर टैलेंट को एक दिन कहाँ पकड़ा, कहाँ दबोचा उन्होंने? About 3 years after Talent's death, the narrator saw Mr. Talent hastening down a long road which had no side streets leading out of it. So जब ये मिस्टर टैलेंट की जो झूठी मूठी डेथ हुई थी उसके 3 साल बाद एक दिन नरेटर ने मिस्टर टैलेंट को देखा, वो बहुत ही जल्दी हैसनिंग मतलब बहुत जल्दी जो थे एक लंबी सी रोड से उससे गुजर रहे थे जिसमें कोई भी साइड स्ट्रीट नहीं थी, मतलब ना वो इधर जा सकते थे ना इधर जा सकते थे, उन्हें सीधे ही जाना था। फॉर्चुनेटली मतलब लकीली
इन एम्प्टी टैक्सी पास्ट एंड ही गॉट इन। तो तभी क्या हुआ, एक खाली टैक्सी आई और नरेटर उसमें बैठ गया। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, नरेटर जो थे वो एकदम तुरंत मिस्टर टैलेंट के सामने रुके, लेफ्ट आउट एंड कॉट हिम, और एकदम से बाहर निकले, उसको पकड़ लिया। He put him into the taxi and took him to his house. उन्होंने उसको टैक्सी में भरा और लेके आ गए अपने घर। This is how he got a hold of Mr. Talent. Clear? What had been Mr. Talent's intention of doing what he had done? Mr. Talent ये सब कर क्यों रहे थे? क्योंकि वो एक स्टडी कंडक्ट कर रहे थे, ये देखने के लिए कि ह्यूमंस की जो मैक्सिमम एंड्योरेंस लिमिट होती है वो होती क्या है। Mr. Talent was a progressive psychoanalyst. अंडरस्टूड, वो एक प्रोग्रेसिव जो थे, मतलब आगे बढ़ने वाले जो साइको एनालिस्ट थे, हु रोट दोज नॉवेल्स एज अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, जिन्होंने वो सारे नॉवेल्स जो थे सिर्फ एज अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स लिखे थे। ही वॉज कंडक्टिंग एन एग्जॉस्टिव इंक्वायरी, और वो जो थे एक बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे थे, मतलब एक बहुत डिटेल्ड इंक्वायरी जो है कंडक्ट कर रहे थे विथ न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। और ये किस बारे में था? इनटू द पावर ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस, मतलब कि ये ह्यूमंस जो होते हैं इनका एंड्योरेंस को लेके पार कितना होता है, कब जाके वो गिव अप कर देते हैं, ये वो स्टडी करना चाह रहे थे। So that is what Mr. Talent's intention was. अब आता है next question. There is a gradual build-up of suspense throughout the story. How does the writer do this? अब जो है पूरी स्टोरी में हर जगह थोड़ी थोड़ी देर बाद कहीं सस्पेंस एलिमेंट है, कहीं जो है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये नरेटर करता कैसे है? तो बेसिकली नरेटर ये जो है उनके डिफरेंट इवेंट्स, मतलब जो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, जो लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, लैंग्वेज यूज़ की है उन्होंने, उससे ये पूरा सस्पेंस उन्होंने जो है कंटिन्यू रखा है, क्रिएट किया है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? Building suspense involves withholding information and raising key questions that pique readers' curiosity. So that increase, you can say, that increase readers' curiosity. Basically वो क्या बोल रहे हैं, जब आप suspense create करते हो तो उससे क्या होता है, इसमें करना क्या पड़ता है, इसमें आप पूरी इंफॉर्मेशन कभी नहीं देते, और इसके अलावा आप क्वेश्चंस रेज करते हो ताकि रीडर जो है उस बुक से, उस स्टोरी से कनेक्टेड रहे। कैरेक्टर डेवलपमेंट प्लेज अ बिग रोल इन जनरेटिंग सस्पेंस, और इन्होंने जिस तरीके से अपने कैरेक्टर्स को डेवलप किया, जैसे उन्होंने नरेटर को डेवलप किया, जॉनसन को डेवलप किया, उससे क्या होता है, सस्पेंस बहुत सही तरीके से क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कैरेक्टर्स डिजायर इज नॉट फुलफिल्ड बाय द एंड ऑफ द बुक, अगर कोई भी जो कैरेक्टर है वो कुछ करना चाहता था और बुक के एंड तक उसकी वो डिज़ायर कंप्लीट ही नहीं हुई, द स्टोरी विल नॉट फील कंप्लीट फॉर द रीडर। तो रीडर को लगेगा यार ये तो, जैसे सिंपल, एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उनकी शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन एंड में क्या हुआ, उनकी शादी नहीं हुई, दोनों मर गए। तो हमको क्या लगता है, यार ये तो मूवी अच्छी नहीं थी, यार मूवी मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्या था ये, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तो रीडर सिमिलरली क्या होता है, अगर एक कैरेक्टर है वो लाइफ में कुछ पाना चाहता है, फॉर इन स्पेशली अगर वो प्रोटोगनिस्ट है, अगर वो आपकी बुक का एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो अगर उसकी विश पूरी नहीं हुई तो क्या होता है, नरेटर मतलब रीडर को लगता है ये बुक इनकम्प्लीट रह गई है, नहीं सही नहीं हुआ। अब इसीलिए जब आप सस्पेंस का आपको क्रिएट करना होता है तो कहीं आप इंफॉर्मेशन थोड़ी कम देते हो, आप अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करते हो। The language and the various events that take place in the story. अब इस स्टोरी में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है और जितने डिफरेंट इवेंट्स, प्लॉट ट्विस्ट हुए हैं, ग्रेजुअली बिल्ड्स अप द सस्पेंस इन द स्टोरी, और यही जो है स्टोरी में सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। द राइटर यूजेस अनएक्सपेक्टेड टर्न्स एंड एस्केलेटेड द टेंशन अंटिल इट रीच्ड इट्स पीक। जो राइटर है उन्होंने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न यूज़ किए, मतलब अचानक से अरे ये क्या हो गया, ऐसा हम रियलाइज़ करते हैं, और उन्होंने टेंशन को तब तक बढ़ाया जब तक वो अपने पीक पॉइंट पे ना पहुंच गया, उसके बाद उन्होंने सस्पेंस को ओपन किया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कि बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट होता क्या है। प्लॉट ट्विस्ट मतलब किसी भी स्टोरी में, जैसे एक स्टोरी में पहले जैसे अपन थिएटर देखते हैं तो देखा है पर्दे में एक चीज़ आती है, फिर पर्दा चेंज हो जाता है, फिर एक नया सीन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो डिफरेंट सीन्स होते हैं,
इन्हें प्लॉट ट्विस्ट कहते हैं। बेसिकली स्टोरी में जो चेंजेस आते हैं, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, तो पहला प्लॉट क्या है, जहाँ पे हैरी जो है उसको डम्बलडोर और मैगोनागल जो होते हैं वो डर्सलीज के घर पे छोड़ के आ जाते हैं। सेकंड प्लॉट जहाँ पे हैरी जो है डर्सलीज के साथ बड़ा होता है और वो लोग उसको बहुत इल ट्रीट करते हैं। थर्ड प्लॉट जहाँ पे हैरी जो है हैग्रिड से मिलता है। फोर्थ प्लॉट वो हॉगवर्ट्स जाता है। फिफ्थ प्लॉट वो वोल्डेमॉर्ट से मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट इन्हें प्लॉट कहते हैं। और इसमें जब प्लॉट ट्विस्ट होता है तभी स्टोरी जो होती है वो इंटरेस्टिंग होती है। So, a plot twist is a major change in the expected outcome of the plot. It is used to keep the interest of the audience, usually surprising them with a revelation. कि हमेशा जो है आपके रीडर का इंटरेस्ट बना रहे, कुछ ना कुछ खुलासा होता रहे, इसीलिए प्लॉट ट्विस्ट होते हैं। अब इस स्टोरी में कौन कौन से प्लॉट ट्विस्ट थे? तो इस स्टोरी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो है कैप्टिवेटिंग प्लॉट ट्विस्ट हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला, When Mr. Talent urges the narrator to become the trustee of his manuscripts, अचानक से वो क्या बोलते हैं, तुम बन जाओ ट्रस्टी। ये पहला प्लॉट ट्विस्ट था। When Mr. Talent dies, leaving the narrator trapped with all his relatives and the manuscripts, जो अचानक से मिस्टर टैलेंट की डेथ नोटिस आती है और जो हमारे नरेटर हैं वो उनके सारे रिलेटिव्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। When everyone seems to lose their sanity by the incessant reading taken by Mr. Talent, which they assume to be the ghost of Mr. Talent. जब सब लोग जो थे ऑलमोस्ट पागल हो गए, उनको ये लगा कि मिस्टर टैलेंट का घोस्ट उनको हॉन्ट कर रहा है, जबकि मिस्टर टैलेंट तो जिंदा थे। When the narrator catches Mr. Talent's ghost and tells him about his magnum opus, जब नरेटर जो है वो मिस्टर टैलेंट को पकड़ लेते हैं और मिस्टर टैलेंट जो है उनको अपनी बड़ी सी स्टडी जो वो कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। तो ये सारे जो हैं प्लॉट ट्विस्ट थे। अब हम आते हैं वोकैबुलरी में। यहाँ पे अगेन आपको क्या दिए हुए हैं, हमको डिफरेंट वर्ड्स अंडरलाइन करके दिए हुए हैं, हमको इनके सिनोनिम्स निकालने हैं, मतलब सिमिलर वर्ड्स। I could not place Mr. Talent nor elucidate him to my satisfaction. He intrigued me. अब intrigued का मतलब amused होता है, surprised, bored नहीं, bored तो नहीं होगा, fascinated, okay ये हो सकता है, frightened डराया तो नहीं था। Fascinate मतलब होता है curious होना, उनको जानने का मन करना, तो इसका आंसर क्या है? Fascinated. He had neutral colored hair and eyes, a nondescript suit. Nondescript मतलब ऐसा जो अलग सा स्टैंड आउट नहीं कर रहा हो, तो वो चीप नहीं था, ऑर्डिनरी था। आंसर क्या आ जाएगा? ऑर्डिनरी। The most noticeable thing about him was an expression of passive and enduring obstinacy. तो यहाँ पे जो पैसिव एंड एंड्यूरिंग ऑब्स्टिनेसी है, इसका मतलब क्या होता है? बैड मैनर्स या परसिस्टेंट स्टबर्ननेस की एकदम जिद हो जाता है, कंटिन्यूइंग डिफिकल्टी या अनएंडिंग इनडिसिशन। तो ये हमने पढ़ा था जब हम एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? परसिस्टेंट स्टबर्ननेस। Now, as a rule, I am as wary of manuscripts as the hair is of greyhounds. Wary का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब कॉशियस होता है, केयरलेस होता है, ऑब्लिवियस होता है या स्केर्ड होता है। तो वेरी का मतलब होता है कॉशियस, मतलब चौकन्ने रहना। A stranger knowing nothing of my hopes and aims yet willing to undertake so wondrous task. एक स्ट्रेंजर जो मुझे नहीं जानता, मेरे होप्स को नहीं जानता, मेरे एम्स को नहीं जानता, उसके बाद भी ये इतना भारी काम करने को तैयार है। यहाँ वनरस का मतलब कंफर्टेबल नहीं है, टेंस नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, इसका मतलब है हैवी। ओके। He went on reading, I went on awaiting the tragedy, but there was no tragedy. My head ached abominably. मेरा सर जो था बहुत बुरी तरीके से दुख रहा था। Ridiculously, continuously, shocking या terribly. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Terribly. He said he was leaving all his money for the posthumous publication of his manuscripts. तो यहाँ पे posthumous का मतलब क्या है? After death. Okay? They were a prolific family. Prolific family का भी मैंने आपको मतलब बताया था एक्सप्लेनेशन में, मतलब large family. नेक्स्ट है a pathetic chap talent. Pathetic chap था, टैलेंट जो था। pathetic का इधर पे मतलब है pitiable, मतलब जिसपे, मतलब pathetic मतलब जिसपे आपको दया आती है कि मतलब क्या इंसान था, कैसी राइटिंग्स थी, इसलिए pitiable.
Yet he was emotionally harrowed by the pitiful letters that the relations were now sending to all the papers. Harrowed का मतलब क्या है? Emotionally harrowed मतलब despair, यहाँ पे हो जाएगा distressed, कि परेशान हो चुका था वो, right? And finally we are done with this chapter. I hope you understood it well. कोई डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू. और नहीं होता है एंड इफ यू लाइक्ड एंड अंडरस्टूड द चैप्टर वेल देन यू आर सपोज टू डू व्हाट? Like, share and subscribe. Also you can visit our website magnetbrains.com. It's easy. Just click on the courses, click on the class, click on the subject you wish to study. आप जो भी टॉपिक है, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करो, आपका वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी इजी रादर देन जस्ट फाइंडिंग वीडियोस यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं, लेकिन दिस इज मच ईजियर. एंड ऑल्सो अगेन वंस अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. बाय बाय.